इस आज़ादी के दिन मैं कुछ प्रण लेना चाहता हूँ कि मुझे इस अगले 1 साल में कुछ चीज़ें ऐसी जिनसे आज़ादी चाहिए। इस देश में जो आज़ादी 1947 में हमारे परवानों ने हमें दिलाई थी, बहुत कुछ दिया है हमें। ये इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश में बहुत सी ऐसी चीज़ें, हमें बहुत से ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो दुनिया के ज़्यादातर देशों में नहीं हैं। बहुत से देशों में तो हम जितना अधिकार पाते हैं उसके आधे भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पिछले कुछ वक्त में हमारे उन अधिकारों को छीनने की कोशिश की गई है, या उन्हें कर्टेल करने की कोशिश की गई, या उनका रूप स्वरूप बदलने की कोशिश की गई है। हमें उन सब चीज़ों से ही आज़ादी चाहिए। तो आज मैं कहता हूँ कि मुझे सबसे पहले आज़ादी चाहिए। इस देश में नफ़रत की राजनीति जो बोई जा रही है, उस नफ़रत की राजनीति से आज़ादी चाहिए। 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। 70 साल लगे इस देश को एक मुकाम हासिल करने में, जहां हम लोग, तू हिंदू, तू मुसलमान, तू ईसाई, तू सिख, ये मेरा, ये तेरा, तू ब्राह्मण, तू राजपूत, तू दलित, इन सब से निकलकर एकजुट होकर देश की बातें करने लगे थे। 21वीं सदी की बातें करने लगे थे। साइंटिफिक टेम्परामेंट की बातें करते थे। ये देश का बच्चा साइंस के फील्ड की बातें करता था। इस देश का बच्चा जब खिलौने की दुकान पर जाता था तो वो रॉकेट, जहाज़, मिसाइल, कंप्यूटर, नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गेम्स, इन सब चीज़ों की डिमांड अपने माँ बाप से करता था। होना ये चाहिए था कि उस 70 से 80 तक पहुँचते पहुँचते अब हमारे देश के बच्चे आज की डेट में एआई से रिलेटेड चीज़ें खरीदने की बात करते हैं। स्कूल के बच्चे माँ बाप को कहते हैं कि चलिए मेरे साथ मार्केट चलिए, मुझे अपनी एआई ऐप बनानी है, मुझे उसके लिए ये चाहिए, या एआई समझना है उसके लिए मुझे ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि 70 साल से 80वें साल में पहुँचते पहुँचते हमारा जो देश 70वें साल पर टेक्नोलॉजी की चीज़ें खरीद रहा था, बच्चे जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाह रहे थे, वो बच्चे आज क्या मांगते हैं? वो मांगते हैं धर्म से जुड़ी, हिंदू धर्म से जुड़ी चीज़ों को। बुरी बात नहीं है धर्म से जुड़ी चीज़ों को मांगना। हर माँ बाप को जो भी जिस भी धर्म के अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा देना भी ज़रूरी है। लेकिन जब साइंटिफिक टेम्परामेंट को बदल कर आपको रिलीजियस टेम्परामेंट में डाल दिया जाए, साइंटिफिक चीज़ों को साइड करके आप रिलीजियस चीज़ों को सामने रखने की कोशिश करोगे, तब देश आगे नहीं बढ़ता, पीछे जाता है। अगर वो 70 साल वाला टेम्परामेंट आज 80वें साल में भी होता, तो क्या ये एआई जितने भी है, एआई वाले जितने भी ऐप्स है, जेमिनी हो गए, ग्रोक हो गए, या जितने भी है, चैट जीपीटी है, जो दूसरे देशों के आके भारत में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या भारत में आने की इनकी हिम्मत होती? क्योंकि भारत का युवा, भारत का साइंटिस्ट उन सब से पहले ये एआई से रिलेटेड सारी चीज़ें बना चुका होता। यूं ही सिलिकॉन वैली में जितना दिमाग है वो इंडियन ब्रेन नहीं है। हम आगे थे, सबसे आगे थे, लेकिन आज सब बड़े बड़े देशों में जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमीज़ हैं, सब की अपनी एआई से रिलेटेड कोई ना कोई या तो ऐप है या उस पर बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। लेकिन भारत में अभी भी चंदा चोरी के मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं। इस चीज़ से आज़ादी चाहिए, इस माहौल से आज़ादी चाहिए। दूसरा है अघोषित इमरजेंसी से आज़ादी। कहने को हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लेकिन जो इस देश में इस वक्त जिस तरह से आवाज़ों को दबाया जा रहा है, जिस तरह से आवाज़ों को कुचला जाता है, वो किसी इमरजेंसी से कम नहीं। ताज़ा उदाहरण आपने देखा परसों का कि जो हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी के खिलाफ स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चीफ गेस्ट बुलाए जाने का विरोध किया, उनके खिलाफ एक फरमान निकाल दिया गया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन की तरफ से कि उन्हें वकालत करने का हक ना दिया जाए। हालांकि बाद में दबाव में आकर वो सारा अपने फैसले उनको बदलने पड़े, लेकिन वो एक बहुत बड़ा इशारा था
कि यहाँ पर कहने को लोकतंत्र है, लेकिन उस लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ कर लोगों के हक छीन कर एक तरह की अघोषित इमरजेंसी उन पर थोपने की कोशिश की जा रही है। और ये एक बार नहीं हुआ, ये तो मैंने एक उदाहरण बताया, कईयों बार हुआ है। बच्चे युवा अपने हक की मांग करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है, पैलेट गन चलाए जाते हैं, AK-47 तक का इस्तेमाल किया जाता है और किसी की कोई जवाबदेही नहीं होती। उल्टा जिस शख्स को माफ़ी मांगनी चाहिए उन बच्चों के साथ जिनके साथ ये सब हुआ, वो उल्टा उन्हें कहता है मैंने तुमको माफ़ किया। इस अघोषित इमरजेंसी से आज़ादी चाहिए और हर हाल में चाहिए। तीसरा है अपनी बात कहने की आज़ादी। इस देश में आप अगर किसी की पूजा अर्चना करते हो, मतलब किसी के जो कहते हैं ना मक्खन लगाना, चापलूसी करते हो सत्ता में बैठे लोगों की या सत्ता से बैठी पार्टी की, तब तो आपको सब कुछ कहने की आज़ादी है। लेकिन अगर आप उसके खिलाफ कोई बात करते हो या उससे सवाल पूछते हो या उसकी किसी बात से आप एग्री नहीं करते हो, तो आपको सीधा कोई वो नहीं कहा, छोटा मोटा तगमा नहीं दिया जाता, सीधा देशद्रोही कह दिया जाता है। यानी आपको अपनी बात कहने का, अपना विरोध जताने का हक नहीं है। इस इमरजेंसी से, इस चीज़ से आज़ादी चाहिए। अगली आज़ादी चाहिए इस देश को रोज़ाना मिलने वाले झूठे जुमलों से, झूठे वादों से। 15 लाख हर खाते से लेकर 2 करोड़ सालाना नौकरी से लेकर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से लेकर विकसित भारत 2047 तक बीच में बुलेट ट्रेन भी डाल दीजिए, इन सब जुमलों से इस देश का बहुत नुकसान हुआ है। इस देश का भट्ठा बैठा है। इस तरह के जुमलों से आज़ादी चाहिए। तय कर लीजिए, जनता को तय करना पड़ेगा कि अब ये जुमलेबाजी और नहीं सह जाएगी। जो भी इस तरह की जुमलेबाजी करेगा उसे सत्ता से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। तभी सच्ची आज़ादी, आज़ादी का दूसरा दौर जिसको आप कह सकते हैं, 1947 में था, एक आज की जो, या तीसरा दौर कह लीजिए, मान लीजिए दूसरा दौर मैं कहता हूँ 1975 की इमरजेंसी इंदिरा गांधी वाला लगाई हमारी दूसरी आज़ादी उस वक्त थी, और तीसरी आज़ादी का वक्त आ चुका है इन सब चीज़ों से। अगली आज़ादी जो हमें चाहिए वो चाहिए मन की बात से आज़ादी। यहाँ मेरा आशय सिर्फ प्रधानमंत्री द्वारा जो रेडियो पे प्रोग्राम किया जाता मन की बात, उससे नहीं, वो भी है लेकिन सिर्फ उससे नहीं। मन की बात मतलब कि यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है लेकिन वो 2 वे नहीं होता, सिर्फ एक तरफ से होता है। सरकार जो कहे वही सही है, सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोग जो कहे वही सही है, सरकार को खुश करने वाली जो नीति हो वही सही है। लेकिन दूसरी तरफ से आप ना सवाल पूछ सकते हैं, ना विरोध जता सकते हैं, ना उस पर कुछ ना नुकुर कर सकते हैं। और अगर आप करोगे तो फिर आपको उसकी सज़ा भी मिलेगी। हम तो आम जनता है, हमारी छोड़िए, देश का सांसद भी अगर संसद के अंदर सवाल पूछता है तो उसकी जो है वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है। संसद को जो है वो एक तरह से विपक्ष मुक्त करने की कोशिश की जाती है ताकि एक तरफा सारी चीज़ें हों, संसद के अंदर भी हो। इस चीज़ से, इस मन की बात, अपनी ही मन की बात कहने, रेडियो पे, टीवी पे, जहाँ जाइए, इंटरव्यूज़ में, गोदी मीडिया के इंटरव्यूज़ में एक तरफ की बात कहने की, वो जो सवाल जवाब होता है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल पूछने की, तीखे सवाल पूछने की परंपरा जो हर देश में होती है, उस परंपरा की वापसी की ज़रूरत है। इसलिए जो एक तरफा ये संवाद है, एक तरफा जो मन की बात है, इससे आज़ादी इस देश को चाहिए। एक अगला जो आज़ादी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो नाइत्तेफाकी की आज़ादी। यानी आप अगर मेरी बात से सहमत नहीं हैं किसी बात से, तो आपको मेरे उस बात पर असहमति जताने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सरकार
ये जो कदम उठा रही है ये ठीक नहीं है। अगर आपको लगता है नोटबंदी कदम ठीक नहीं है, अगर आपको लगता है कि कोविड के दौरान जिस तरह की अनियमितताएं बरती गई वो ठीक नहीं है, या आपको लगता है कि हर चीज़ पर प्रधानमंत्री की फ़ोटो चिपकाना ठीक नहीं है, या अगर आपको लगता है कि हर छोटे मोटे काम के लिए हरी झंडी दिखाने का काम प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें अगर आपको लगता है ठीक नहीं है, तो आपको उससे असहमति जताने की आज़ादी होनी चाहिए। चाहे आप सीधा ना बोलो, आप सोशल मीडिया पे ना इत्तेफाकी अपनी जताइए, लेकिन उसकी आज़ादी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जो आज हो रहा है कि अगर आपने कोई सवाल उठा दिया, या अगर पत्रकार हैं आप तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, अगर आप नेता हैं तो आपके घर में ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी, और अगर आप आम इंसान हैं तो फिर आप पे देशद्रोही का, एंटी इंडिया का ठप्पा लगा दिया जाएगा। इस तरह की पाबंदी से आज़ादी की सख्त ज़रूरत है, बेहद सख्त ज़रूरत है। और एक आज़ादी जो चाहिए, वो आखिरी आज़ादी जो मैं कहता हूँ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और बाकी जो मैंने पहले कही वो उसको आप पीछे डाल सकते हैं, जो मैं अब कह रहा हूँ उसको सबसे आगे रखिए। सबसे पहले उससे आज़ादी इस देश को दिलानी होगी, और वो है अंधभक्ति से आज़ादी। देखिए, जब तक आप देश को वापस ट्रैक पे लाने की कोशिश करोगे, आप 10 कदम उठाओगे, जब तक इस देश में ये अंधभक्तों की तादाद यूं ही बनी रहेगी, आपके 10 कदम को खींचकर आपको बल्कि 1 कदम पीछे खड़ा कर दिया जाएगा। जब तक अंधभक्त रहेंगे तब तक इस देश में नफरत की राजनीति रहेगी, धर्म की राजनीति रहेगी, जातिवाद की राजनीति रहेगी, और जब तक इस देश में अंधभक्ति रहेगी तब तक एक जो क्या कहते हैं आपको, एक सुपर पावर या एकमेव शक्ति का एक आडंबर बना रहेगा। उसके अंदर, उस फ्रेम के अंदर चेहरे बदल सकते हैं वक्त के साथ, लेकिन वो एकमेव शक्ति का फ्रेम यूं ही रहेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अंधभक्तों की एक पूरी फौज खड़ी है उसको डिफेंड करने के लिए। आप उस फ्रेम को हाथ नहीं लगा सकते। अगर हमको आपको उस फ्रेम तक पहुंचना है तो सबसे पहले इस अंधभक्तों की फौज की जो भर्ती है उस पर रोक लगानी होगी। जब इस फौज की भर्ती पर रोक लगेगी, अंधभक्तों को बचाया जाएगा, अंधभक्त बनने से लोगों को बचाया जाएगा, तब जो जितने मैंने पहले बातें कही हैं उन सब आज़ादियों को पाना आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि इस देश के अंधभक्तों से आज़ादी मिले, अंधभक्ति की परंपरा से आज़ादी मिले। कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई बीजेपी का सपोर्टर या अंधभक्त आपसे बहस करने लगे तो उनसे बात ना करके चुपचाप निकल लेने में समझदारी है नहीं। ये समस्या से भागने वाला काम है, टेम्परेरी इलाज है, पक्का इलाज नहीं है। पक्का इलाज ये है कि आप कोशिश कीजिए, जो भी अंधभक्त आपको मिले फैक्ट के आधार पर उसे समझाने की कोशिश कीजिए। मानता हूँ काम बहुत मुश्किल है, 100 अंधभक्तों को आप समझाएंगे तो 100 में बमुश्किल 2-3 अंधभक्त आपकी बात से एग्री कर पाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, 100 नाकामियों के बीच में अगर ये 2-3 कामयाबी आपको मिलती है ना, तो ये इतने आपको सेटिस्फेक्शन देगी, इतना संतोष देगी कि आप अगले दिन 100 से 120 पर पहुंचने की कोशिश करो। बस इस आज़ादी दिवस पर मेरी यही आपसे गुजारिश है कि इस कोशिश को बनाए रखिएगा, और इस कोशिश को अगर आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो शुरू ज़रूर कीजिएगा। और सबसे पहले अपने परिवार और अपने रिश्तेदार में जो अंधभक्त हैं उनसे शुरू कीजिए। सबसे पहले उनको सही रास्ते पर लाइए, तब घर के बाहर तो जो अंधभक्तों की फौज फैली हुई है उस पर हमला करने की कोशिश कीजिए। हमला मतलब फिजिकल हमला नहीं, तर्कों वाला हमला। हर किसको क्या कहेंगे आप, उसको आर्गुमेंट भी नहीं कहूँगा मैं, तर्क वाला हमला है, तर्कशील विवाद, वाद विवाद जिसको आप कहें, फिर उस पर जुटिए। लेकिन पहले अपने घर और अपने रिश्तेदारों से शुरू कीजिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।